हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज में से लेसन नंबर 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज द रिटेन्ड अर्निंग्स और रिटेन्ड प्रॉफिट्स। इन रिटेन्ड प्रॉफिट्स और रिटेन्ड अर्निंग्स को हम डिफरेंट नेम्स से जानते हैं। इनमें से कोई भी अगर नाम आ जाए उसका मतलब रिटेन्ड प्रॉफिट्स होता है बेटा। देखिए, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, सेल्फ फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग, रिजर्व्स, सरप्लस, ये सारे नाम जो हैं ये सारे नाम किसके हैं? आपके रिटेन्ड अर्निंग्स के या रिटेन्ड प्रॉफिट्स के। ठीक है, जो सबसे ज्यादा यहाँ पे नाम यूज होते हैं वो सेल्फ फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग और फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। आप इसमें से जानते हैं रिजर्व्स और सरप्लस, आप बहुत आपके लिए कॉमन नेम है। आप अकाउंटेंसी में इसे बहुत बार ये अकाउंट्स में बनाते हुए रिजर्व्स लिखते हो बेटा। अब देखो, जो मेन चीज है इसमें बताऊं, ये तो हो गए डिफरेंट नेम्स। जो हमारे रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं ये ओनर्स फंड का हिस्सा होते हैं। आपने पढ़ लिया था ओनर्स फंड में हमारे क्या क्या आ जाते हैं? शेयर्स, शेयर्स में हमने इक्विटी शेयर्स किए थे और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं और उसके बाद हमने कहा था जीडीआर, एडीआर एंड आईडीआर। ये सारे हमारे किस में आते हैं बेटा? ओनर्स फंड में। तो यही चीज इन्होंने लिखी है, रिटेन्ड अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ ओनर्स फंड एंड जनरली इट इज द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। आगे जाके आप पढ़ोगे कि मीडियम टर्म भी है ये, लेकिन हम मीडियम टर्म बहुत कम मानते हैं इसको। ये हम यही मानते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, कि हमने अगर इसको अपने बिजनेस में लगा दिया तो हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंस किया 5 साल से ज्यादा के लिए। दोबारा एक बार यहाँ बता दूं, जब मैं मीडियम और लॉन्ग टर्म बता रही हूँ, अगर हम 1 ईयर तक ले रहे हैं दैट इज शॉर्ट टर्म। अगर हम 1 to 5 years ले रहे हैं दैट इज मीडियम टर्म। अगर हम मोर देन 5 years ले रहे हैं दैट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और लॉन्ग टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, तो ये जो हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स है ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है और ये डिफरेंट नेम्स हैं हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स के। अब बात करते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, हमारे प्रॉफिट्स हुए बेटा, प्रॉफिट्स का जो हिस्सा हमने री इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, जो री इन्वेस्ट किया इन बिजनेस, दैट इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन कर लिया हमने, हमने कमाया था वो पैसा, हमारी वो अर्निंग्स थी, लेकिन हमने उसको बिजनेस में ही रिटेन कर लिया, बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर लिया, दैट इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स। एग्जाम्पल, आपकी एक शॉप है, ठीक है, उस शॉप में आप सोल प्रोप्राइटर हो, उसी को हम कहते हैं ना शॉप है आपकी, एक सोल प्रोप्राइटर, एक सिंगल ओनर है। आपने अपने उस मंथ में 50,000 रुपीज अर्न किए, ठीक है, और आपने इस 50,000 में से 20,000 अपनी फैमिली को दे दिए कि ये लो, ये आपको अपने एक्सपेंसेस ले लो, जो भी अपने घर के खर्चे हैं वो कर लो, और इसमें से 30,000 जो रुपीज हैं ये रुपीज तो मैं दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं ताकि मेरी जो शॉप है, जो मेरा बिजनेस है वो ग्रो करे। ठीक है, बिजनेस की ग्रोथ के लिए आपने इसमें जो इन्वेस्ट कर दिया 30,000 रुपीज, दैट इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स। अब यही तो चीज हमारे कंपनीज में भी होती है बेटा, यही चीज हमारी कंपनी में होती है। आप तो एक सोल प्रोप्राइटर हो तो 20,000 आपने अपने पास रख लिए। कंपनी में ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। ठीक है, कंपनी में शेयर होल्डर्स ओनर्स हैं। अब हमारा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से हमने कुछ हिस्सा उनको डिविडेंड दे दिया। आपको पता है कि हम शेयर्स को क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। हमने प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा उनको डिविडेंड का दे दिया, ठीक है, वही 50,000 मान लो। 50,000 हुआ था, हमने 20,000 डिविडेंड के तौर पे बांट दिया और रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी कर ली? 30,000 की। बस यही चीज है
इन 30,000 को हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहेंगे, जो हमने अपने बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर लिया। तो इसका वन सेंटेंस मीनिंग आप क्या कहोगे? पार्ट ऑफ प्रॉफिट, याद रखना बेटा, दैट इज द मीनिंग। पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज री इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स। बस ये आपका रिटेन्ड अर्निंग्स का मीनिंग हो। द पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज री इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स। 50,000 का प्रॉफिट था, 20,000 हमने डिविडेंड दे दिया, 30,000 दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज नोन एज द रिटेन्ड अर्निंग्स। अब देखो बेटा, फीचर्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। कुशन ऑफ सिक्योरिटी, ये तो हमारा अपना प्रॉफिट था जिसको हमने अपने बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर लिया, किसी से लिया ही नहीं हमने पैसा, किसी भी बाहर वाले से नहीं लिया, ना हमने शेयर होल्डर से लिया, ना हमने डेट लिया। तो ये हमें जब एडवर्स होता है, कुछ भी कंडीशंस एडवर्सिटीज हैं, एडवर्स कंडीशंस चल रही हैं, इकोनॉमी डाउन जा रही है, बाहर वाले जब कोई भी पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते हमारे बिजनेस में, तो जो ये रिटेन्ड अर्निंग्स है, इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। बाहर वाले नहीं है विलिंग, देखो वो विलिंग ही नहीं है, नो आउटसाइडर इज विलिंग टू प्रोवाइड फंड्स। ऐसे में बेस्ट सोर्स क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स। हमारा अपना पैसा था, हमने उसको रिटेन्ड, हमने अपने प्रॉफिट को डिविडेंड नहीं दिया और हमने उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर लिया, डिविडेंड नहीं दिया और री इन्वेस्ट कर लिया बिजनेस में, किसी से मांगना नहीं पड़ा। सो इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस व्हेन नो आउटसाइडर इज विलिंग टू प्रोवाइड फंड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। बाहर वाले जब कभी एडवर्स कंडीशंस होती है ना, कि प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, बिजनेस डूब रहे हैं, तो वो कभी भी पैसा नहीं देना चाहते कंपनीज को। तो ऐसे में अगर हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ी है प्रॉफिट में से बचाई हुई, दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब आगे देखो बेटा, अगर हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो नया है या इनोवेटिव है, इन द न्यू प्रोजेक्ट्स और इन द इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क। हम अपने इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में जानते ही नहीं आइदर द प्रॉफिट विल बी देयर और नॉट, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल भी होगा या नहीं, क्योंकि ये इनोवेशन है, न्यू इनोवेशन है। न्यू इनोवेशन कैन बी वेरी सक्सेसफुल और इट कैन बी नील। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स नील जो होते हैं बहुत रिस्की होते हैं बेटा। ऐसे में आउटसाइडर्स भी हमें फंड्स प्रोवाइड करने में हिचकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन भी बाहर से पैसा लेने में इसलिए हेजिटेट करती है कि अगर हमारा प्रोजेक्ट हमें प्रॉफिट ना दे पाया, हाउ द आउटसाइडर्स विल बी पेड। So for the innovative projects, retained earnings are generally used, ताकि कम से कम बाहर वालों के कोई liability कंपनी के ऊपर ना बने। So for the new projects, for the innovative projects, this type of fund is the best funds because outsiders are not willing to give it and even the company is not willing to get the money for the innovative projects, क्योंकि उसको अपने profits पे फेद नहीं है, उसको उसकी प्रॉफिट्स के ऊपर कोई यकीन नहीं है कि वो होंगे या नहीं। सो टू अवॉइड द लाइबिलिटी टू आउटसाइडर्स, कंपनी यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये हमारा बेटा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्यों? क्योंकि ये ओनर्स फंड है। ओनर्स फंड को तो हमें कभी भी रिटर्न नहीं करना, कभी भी पैसा वापस नहीं करना। और यहाँ पे देखिए मीडियम है जो हमारा मीडियम, अगर हम बात करते हैं कि ये मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों है, वो आगे आपको पता चलेगा कि अगर हमने इसको बोनस शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, लॉन्ग टर्म अगर हमने ऐसे ही अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए रखा, पार्ट ऑफ प्रॉफिट था, हमने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, किसी को वापस करना ही नहीं, तो ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया। लेकिन अगर हम बात करें मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की, कुछ टाइम के लिए हमने इसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उस कुछ टाइम उसको यूज करने के बाद हमने अपने शेयर होल्डर्स को ये डिविडेंड दे दिया, तो ये हमारे हमारे लिए हो जाता है मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो जनरली ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, पर अगर कंपनी की नीड कुछ टाइम के लिए ही है तो ये मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्जन इनटू ओनरशिप फंड। देखो, अगर हमने रिटेन्ड अर्निंग्स की, साथ में वर्ड आ गया सरप्लस, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स थोड़ी ज्यादा हो गई, ठीक है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल। जो हमारी सरप्लस, ये वर्ड ध्यान से रखो, ध्यान देना बेटा, रिटेन्ड अर्निंग्स है हमारी लेकिन थोड़ी ज्यादा हो गई, इतने पैसे की हमें जरूरत नहीं है,
ठीक है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगी कैसे? बाय इशू ऑफ बोनस शेयर्स। देखो बेटा, ये मैं बताती हूँ कि ये बोनस शेयर्स कैसे होते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रॉफिट है, ठीक है, अब हम प्रॉफिट उनको कैश में देना नहीं चाहते अपने शेयर होल्डर्स को इस वक्त, ठीक है, और हमारे शेयर होल्डर्स हैं 5000 शेयर होल्डर्स, ठीक है, 50,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, हमने कहा कि 10 रुपीज का एक शेयर है, तो इसका मतलब ये जो हमारा प्रॉफिट्स है ये हम कह रहे हैं कि 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, तो हो गए हमारे 50,000 रुपीज, है ना, ये 50,000 किस चीज में डिवाइड हो गए? 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब हमारे ऑलरेडी 5000 इक्विटी शेयर्स, मान लीजिए 5000 इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी इशूड है, ठीक है, और इनको 5000 ही शेयर होल्डर्स ने परचेज किया हुआ है, हर शेयर होल्डर ने एक एक शेयर परचेज किया। अब हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है, एक्स्ट्रा सरप्लस, एक्स्ट्रा जो है हमारा एक्स्ट्रा रिटेन्ड अर्निंग्स हमारी है 50,000 रुपीज की, जो अब हमने इनको देने हैं। 5000 शेयर्स हमारे पास पहले दिए हुए हैं जो 5000 शेयर होल्डर्स के पास है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने ये 5000 शेयर्स और इशू कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एवरी शेयर होल्डर, हर शेयर होल्डर को हम एक बोनस शेयर देंगे। इसका मतलब जिसके पास पहले एक शेयर है हम उसको एक बोनस शेयर और दे देंगे, ठीक है, तो जिसके पास एक शेयर है उसके पास अब कितने शेयर्स हो जाएंगे? 2 शेयर्स हो गए, तो अब उसके पास 2 शेयर्स हो गए, तो हमने उसका मतलब जो ये 50,000 रुपीज थे हमारे, ये हमारी शेयर कैपिटल बढ़ गई, ठीक है, हमने उनको पैसा भी नहीं दिया, नो आउटफ्लो ऑफ कैश, हमने पैसा भी नहीं दिया, 50,000 रुपीज हमारे पास बचे हुए भी हैं, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, उनको कहा कि हम आपको बोनस शेयर्स दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? जिसके पास पहले एक शेयर है हम उसको एक शेयर और फ्री में दे रहे हैं। अब शेयर होल्डर्स भी सेटिस्फाइड, मेरा एक शेयर था मेरे 2 बन गए, सेटिस्फाइड। कंपनी ने पैसा भी नहीं दिया, उसके पास पैसे बचे हुए थे लेकिन कंपनी ने पैसा भी नहीं दिया, और शेयर होल्डर्स भी सेटिस्फाइड हो गए, और जो कंपनी की कैपिटल थी वो भी बढ़ गई। देखो 50,000 रुपीज कंपनी के कैपिटल में इंक्रीज हो गए। तो यही लिखा हुआ है, सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू, ये है देखो बेटा, रिटेन्ड फंड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 50,000 की इंक्रीज हो गई। कैसे इंक्रीज हुई? बाय द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू कर दिए। कैसे किए? जिसके पास पहले एक शेयर था उसको हमने एक शेयर और दे दिया, ठीक है, कोई पैसा भी बाहर नहीं गया, ठीक है, और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी खुश हैं, वो भी बेनिफिटेड हो गए कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक शेयर मिल गया। कंपनी ने पैसा भी नहीं दिया उनको, एक एक शेयर दे दिया, शेयर होल्डर्स भी खुश हो गए, और जो कंपनी की थी शेयर कैपिटल भी बढ़ गई। तो इस तरह से हम अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को, सरप्लस रिटेन, देखो रिटेन्ड अर्निंग्स जो यूज कर ली वो तो फायदेमंद हो गई, लेकिन जो बची हुई है अपने पास बचा के क्या करनी है? अपने इन्वेस्टर्स को खुश करो, उनको बोनस शेयर्स दे दिए, तो इस तरह से वो उनको ओनरशिप फंड्स में, मतलब ओनर्स कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। कंपनी भी खुश कि पैसा बाहर नहीं गया, और इन्वेस्टर्स भी खुश कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एक एक शेयर और मिल गया। अब देखो, मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स, ये एक ऐसा सोर्स है जिसपे कंपनी कभी भी रिलाय कर लेती है। क्यों रिलाय करती है? क्योंकि किसी से भी पैसा नहीं लिया, और जब लिया ही नहीं तो देना भी नहीं है किसी को, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेज से अगर हम पैसा लेते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज की ये विश है कि वो हमें पैसा दें या ना दें, वो तो मार्केट की कंडीशंस को देखेंगे। मार्केट की कंडीशन को क्या देखेंगे? कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या नहीं, कंपनी पैसा रिटर्न कर सकती है या नहीं, ठीक है, वो मार्केट बूम पीरियड चल रहा है या डिप्रेशन पीरियड, तो इसलिए वो इन्वेस्टर्स अपनी प्रेफरेंस डिसाइड करेंगे कि हम शेयर्स परचेज करें या हम डेट में हमें पैसा लगाना चाहिए। तो ये इन्वेस्टर्स की कंडीशन, इन्वेस्टर्स की प्रेफरेंस पे और मार्केट की कंडीशंस पे हमें पैसा मिलता है। लेकिन ये एक ऐसा सोर्स है, हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स का एक ऐसा सोर्स है कि हमें बाहर वालों को देखने की जरूरत ही नहीं है।
कि वो हमें पैसा देना चाहते हैं या नहीं, मार्केट में कैसी कंडीशन है, मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स। ठीक है, तो ये जो हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स है, एक्सटर्नल सोर्सेज के कंपैरिजन में एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसके ऊपर हम हमेशा डिपेंड कर सकते हैं, irrespective of the market condition, irrespective of the preference of investors. Always it is giving the company ready finance. बस अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा अपना पैसा बचाते रहो, तो वो एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारे पास इकट्ठा हो जाता है कि हमें आउटसाइडर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट इज नो इंटरफियरेंस। जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स है, इससे हमारे कोई भी मैनेजमेंट में इंटरफियरेंस नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है इट इज सेम। हमने बाहर से पैसा ही नहीं लिया, अब तो हमारे शेयर होल्डर्स कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, जब हमारे शेयर होल्डर्स भी नहीं बढ़े, हमने तो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ठीक है, और अगर हमने बोनस शेयर्स भी दिए तो हमने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हमारे उतने ही रहे। ठीक है, जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हमारे उतने ही रहेंगे तो इसका मतलब मैनेजमेंट हमारे उतने ही शेयर होल्डर्स के हाथ में रहेगी। जब मैनेजमेंट उतने ही शेयर होल्डर्स के हाथ में है तो कंट्रोल डाइल्यूट नहीं हुआ। पहले भी 5000 शेयर होल्डर्स थे हमारे जिनके पास एक शेयर था, अब भी हमारे वो 5000 शेयर होल्डर्स ही थे, लेकिन अब उनके पास दो दो शेयर्स हो गए थे। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर सेम, इनके पास वही वोटिंग राइट्स है, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं हुआ। अब भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 5000 हैं, पहले भी 5000 थे, बस पहले एक एक शेयर इनके पास था, अब दो दो शेयर हैं। इसका मतलब नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, बाहर से कोई शेयर होल्डर्स हमारे पास नहीं आए। अब भी यही शेयर होल्डर्स कंपनी को मैनेज करेंगे, कंट्रोल इन्हीं 5000 के हाथ में रहेगा। तो यही ये पॉइंट है दैट बाय द हेल्प ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग्स द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स रिमेन सेम। रिटेन्ड अर्निंग्स है, सारा पैसा हमने प्रॉफिट का अंदर ही लगा लिया, तो इसका मतलब शेयर होल्डर से तो हमने पैसा लिया ही नहीं। ठीक है, तो हमारे वही रहे। लेकिन अगर हमने बोनस शेयर्स भी इश्यू किए तब भी हमारे शेयर होल्डर्स का नंबर इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, और अदरवाइज वो जो बोनस शेयर्स होते हैं वो हमेशा आपको पता है सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स के केस में होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, और अदरवाइज अगर रिटेन्ड अर्निंग्स का मीनिंग आपको मालूम है बेटा, रिटेन्ड अर्निंग्स आर, रिटेन्ड अर्निंग्स में तो हमने बस प्रॉफिट को ही री इन्वेस्ट कर दिया, तो इसका मतलब पैसा किसी से भी नहीं लिया, कोई शेयर होल्डर से बाहर से पैसा नहीं आया, तो मैनेजमेंट भी पुराने वाले शेयर होल्डर्स के हाथ में रहा, कंट्रोल भी उन्हीं के हाथ में रहा, तो इंटरफियरेंस कभी भी आउटसाइडर्स की यहाँ पर नहीं आएगी। नो इंटरफियरेंस, इट इज द एडवांटेज फॉर द शेयर होल्डर्स एज वेल एज फॉर द कंपनी। तो हमने अपने इस वीडियो में रिटेन्ड अर्निंग्स का मीनिंग किया सबसे पहले। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स का मीनिंग करने के बाद उसके डिफरेंट नेम्स किए, मीनिंग किया, डिफरेंट नेम्स किए, जिसको हम कहते हैं इंटरनल फाइनेंसिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग, रिजर्व्स, सरप्लस। ठीक है, उसके डिफरेंट नेम्स किए और उसके बाद उनके फीचर्स किए। फीचर्स में थोड़ा वही चीज जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ हर वीडियो में कि फीचर्स का हर पॉइंट थोड़ा ध्यान से कर लेना कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं यहाँ पर। ठीक है, कैसे इसमें जो आपका कंट्रोल है वो डाइल्यूट नहीं हो रहा है, ये ओनर्स फंड का ही एक हिस्सा होते हैं, ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल है, इससे हमारी कोई भी लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होती। ठीक है, सो ऑल दीज फीचर्स आर ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग्स। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।